हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं टॉर्क करके। जैसा कि आपने जब एनएलएम वगैरह पढ़ा होगा या रोटेशन से पहले के सारे जो चैप्टर्स आपने पढ़े होंगे, तो काइनेमेटिक्स के बाद एनएलएम पढ़ते ही फिर वर्क एनर्जी पावर या फिर आपको सर्कुलर मोशन में जो एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको मिलता होगा हर जगह, वो फोर्स मिलता होगा। ठीक वैसे ही रोटेशन आपको सीखना है, तो बिना टॉर्क के आपका काम नहीं चल सकता। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर टॉर्क का एक छोटा सा वीडियो बना करके हम समझाएं, तो बेटा इस लेक्चर में एक छोटा सा लेक्चर है, बट इसमें आप टॉर्क को इतने अच्छे से समझ जाएंगे कि इसके बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में टॉर्क एटलीस्ट फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बेटा आइए हम स्टार्ट करते हैं टॉर्क। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि मैंने टॉपिक का नाम क्या लिखा हुआ है, टॉर्क लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो जल्दी से तैयार हो जाओ। बताओ सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है, टॉर्क लिखा हुआ है। मैंने क्या लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड फॉर अ फोर्स। क्या लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड फॉर अ फोर्स। तो सर एक बात दिमाग में आपको याद रहना चाहिए कि टॉर्क किसके लिए डिफाइन होता है, फोर्स के लिए। किसके अबाउट, तो अबाउट अ पॉइंट और एनी एक्सिस। तो आपके आज के बाद से आपसे कोई भी कभी कहीं भी पूछे कि टॉर्क फाइंड करना है, तो आप उससे सवाल करेंगे कि मुझे दो चीज आप बताओ, एक वह फोर्स बताओ जिसके लिए टॉर्क निकालना है, और एक आप आंसर करो मुझे या तो पॉइंट कोई दो या कोई एक्सिस दो जिसके अबाउट इस पर्टिकुलर फोर्स का टॉर्क निकालना है। तो दो बातें आपको याद रहनी चाहिए, इसलिए लिखा हुआ है इट इज डिफाइंड फॉर अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट और एक्सिस। क्या मैंने लिखा बेटा, अबाउट अ पॉइंट और एक्सिस। तो हम सबसे पहले किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना सीखते हैं, उस पर एक छोटे से क्वेश्चन करेंगे और फिर जाकर के हम एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना सीखेंगे। तो आप ध्यान से समझिए। चलिए हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए बेटा, जैसे मान लो कि यहां पे कोई एक फोर्स लग रहा हुआ है और ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में ऑफ कोर्स फोर्स है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम एरो से उसका डायरेक्शन दिखा सकते हैं। मान लीजिए कि ये वो फोर्स है एफ, जिसका कि हमें क्या करना है, टॉर्क निकालना है। अभी आपने बोला था कि सर टॉर्क निकालने के लिए हमें दो चीज चाहिए होता है, एक चाहिए होता है फोर्स, तो आपको फोर्स मैंने बता दिया। दूसरा वह पॉइंट, अभी फिलहाल मैं पॉइंट के अबाउट निकालना सिखा रहा हूं आपको। तो मान लीजिए ओ, ये पॉइंट ओ है जिसके अबाउट आपको टॉर्क निकालना है। तो आप क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इस ओ पॉइंट से इस पी पॉइंट का, और इस पी पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। आप इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। सर बहुत बढ़िया, ये तो हमें आता है बहुत अच्छे से ड्रॉ करना। पोजीशन वेक्टर सर हमने ड्रॉ कर दिया। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट अबाउट विच वी हैव टू फाइंड टॉर्क। ठीक है सर, ये भी हो गई काम। अब देखिए जब ये दोनों वेक्टर है तो आपको बहुत अच्छे से आता है, पता है कि जैसे आप दोनों के बीच का क्या निकाल सकते हैं, एंगल बता सकते हैं। और कैसे बताते हैं एंगल, जल्दी से यदि आपको याद है तो बता दो फटाफट। तो सर हम क्या करते हैं, या तो दोनों के टेल को एक साथ मिलाते हैं या हेड को। तो मैंने इसके लाइन को आगे बढ़ा दिया। तो मान लीजिए कि ये एंगल दिया हुआ है, दिस एंगल इज एंगल बिटवीन आर एंड एफ। सर जल्दी से बता दो आप कि वो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। तो लो बेटा, ये होती है टॉर्क अबाउट ओ इज इक्वल टू होती है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। सर बस इतना, हाँ बेटा बस इतना ही। बट इसको क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे अभी बताऊंगा आपको। और आप बताइए, आपने पहले कभी पढ़ा होगा क्रॉस प्रोडक्ट में कि ए क्रॉस बी क्या होता है। सर ये हमने पढ़ा था, ए बी साइन थीटा एन कैप। बहुत बढ़िया बात, ये आपने पढ़ा है ऑलरेडी। तो यहां पे आर क्रॉस एफ को क्या बोल सकते हैं आप, आर एफ साइन थीटा एन कैप। ये एन कैप क्या है, एन कैप यूनिट वेक्टर है जो किसका डायरेक्शन बताएगा, टॉर्क का। तो एन कैप है यूनिट वेक्टर है ना, जो टॉर्क का डायरेक्शन बताएगा। और एन कैप को कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको डिटरमाइन करेंगे, इट इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल। कैसे डिटरमाइन करेंगे, राइट हैंड रूल के द्वारा। तो मैं जस्ट यहां लिख देता हूं राइट हैंड रूल, ताकि आपको ये याद रह जाएगा कि किससे, ये राइट हैंड रूल से हम फाइंड करेंगे। ये क्या है, तो ये यूनिट वेक्टर है जिसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे बेटा, तो राइट हैंड रूल से। सर समझ में आ गया, वो पॉइंट के अबाउट यदि हमें टॉर्क निकालना है तो हम ओ से पी पॉइंट का जहां पे फोर्स एक्ट हो रहा है उसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर देंगे और टॉर्क अबाउट ओ लिखेंगे आर क्रॉस एफ। और ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, तो आर क्रॉस एफ हो जाएगा आर एफ साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या करेगा, तो टॉर्क का डायरेक्शन बताएगा। सर ये बात समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया बात। एक सिंपल सा एग्जांपल ऐसे ही मान लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन, बस ताकि ये फॉर्मूला आपको दोबारा याद हो जाए। मान लीजिए कि इस आर
वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आपको 5 और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हुआ है, एफ की वैल्यू है 30 न्यूटन और ये वाला एंगल है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। और आपसे बोलूँ कि इस पॉइंट ओ के अबाउट टर्क निकाले तो आप बोलेंगे सर बहुत आसान है, आर एफ साइन थीटा एन कैप। बहुत बढ़िया बात। आर की वैल्यू सर 5 है, एफ की वैल्यू 30 है और साइन ऑफ 30 डिग्री। और एन कैप कैसे बताएंगे आप, तो देखिए आर वेक्टर के अलोंग राइट हैंड का फिंगर रखते हैं ऐसे, राइट हैंड पाम का फिंगर ऐसे रखा आर के अलोंग और एफ की तरफ कर्ल किया, थंब किधर गया इनवर्ड डायरेक्शन में, तो इनवर्ड डायरेक्शन के लिए हमने को पता है कि क्रॉस सर्कल देते हैं, तो ये हो गया, ये फॉर्मूला सर में याद हो गया। अब एक बात समझिए, ये आपको समझ में आ गया तो मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूं। नेक्स्ट पेज में इसी फॉर्मूला का, जैसे मान लीजिए अभी थोड़ा देर पहले जो बताया उसी को दोबारा बताने जा रहा हूं कि ये आर वेक्टर है, क्या है बेटा जी, ये है सर आर वेक्टर, इस पॉइंट ओ से ड्रॉ किया है इस पॉइंट पी का जहां पे की फोर्स लग रहा था एफ। सर ये बातें हमें समझ में आ गई है अच्छे से। अब सोचो जरा कि मान लीजिए आपको मैं बोलूं कि यदि बेटा ये डायरेक्शन आपका आर का डायरेक्शन है और ये एंगल दिया हुआ है थीटा, मैं आपसे क्या बोलूं कि इस एफ का कंपोनेंट फाइंड करो परपेंडिकुलर टू आर। सर क्या बोल दिया आपने, आपने सर ये बोला कि इस एफ का कंपोनेंट फाइंड करो, इस एफ का कंपोनेंट फाइंड करो परपेंडिकुलर टू आर। अब बताइए यदि ये थीटा है और ये 90 है तो ये एंगल कितना होगा बेटा, तो ये एंगल होगा सर 90 डिग्री माइनस थीटा। बहुत ध्यान से समझना इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला याद रहने के बावजूद भी क्वेश्चन कई बार नहीं बनता है, बट ये स्पेशल केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो इस डायरेक्शन में जो एफ का कंपोनेंट आएगा इट विल बी एफ कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि एफ साइन थीटा। हाँ सर ये बात समझ में आ गई हमें। अब यहां पे जरा एक बात बताइए आप, थोड़ा देर पहले आपने मेरे को बताया था कि सर टॉर्क अबाउट ओ जो होता है ये होता है आर एफ साइन थीटा एन कैप, ये वेक्टर लिख दिया मैंने। हाँ सर ये समझ में आ गया। अब एक बात बताइए आप मुझे कि यदि इस आर को आप रहने दें, क्या इस एफ साइन थीटा को, इस एफ साइन थीटा को मान लो मैंने लिख दिया एफ परपेंडिकुलर, बस एफ परपेंडिकुलर मैंने, यानी कि एफ का वह कंपोनेंट जो आर पे परपेंडिकुलर हो उसको हमने क्या बोला, तो उसको मैंने बोला एफ परपेंडिकुलर। और टॉर्क अबाउट ओ आपने सीखा था अभी आर एफ साइन थीटा एन कैप। तो सुनिए जरा ध्यान से सुनो, ये एफ साइन थीटा को अपना एफ परपेंडिकुलर लिख सकते हो, तो आर एफ परपेंडिकुलर, और डायरेक्शन अपना एन कैप है, इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो डजंट मैटर, तो मैंने लिख दिया एन कैप। सर पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है बेटा कि टॉर्क अबाउट ओ जो आपने अभी पढ़ा था आर एफ साइन थीटा, उसको डायरेक्टली याद रखो आर एफ परपेंडिकुलर। और एफ परपेंडिकुलर क्या मतलब क्या है, तो एफ परपेंडिकुलर का मतलब है एफ का वह कंपोनेंट जो आर पे परपेंडिकुलर हो। ठीक, अभी मैं इसको एक साथ कंक्लूड भी करूंगा, तो अभी इसको मैं इतना करके रोक दिया। मैं यहां पे सेकेंड केस लिख रहा हूं। सेकेंड केस क्या किया, मैंने सेम आर वेक्टर रखा, बोलो आप भी क्या किया, मैंने सेम आर वेक्टर रखा। ठीक है सर, सर ये वाला पॉइंट कौन है, वही जो पहले था ओ। सर इस पॉइंट का नाम पी, पी मतलब सर जिस पॉइंट पे एफ फोर्स लग रहा था। हाँ सर ये हो गया एफ। अब मैं क्या करने वाला हूं कि इसके पहले मैंने एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया था आर पे, अब क्या करने वाला हूं, तो अब करने वाला हूं आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेने वाला हूं एफ के। सर मतलब क्या है, मतलब मेरा ये है बेटा जी कि एफ के लाइन को मैं बढ़ा दूंगा ऐसे। अब ये जो बातें बोल रहा हूं इसको सुनिए, क्वेश्चन में आपको यूज करना पड़ेगा। तो सर एफ के लाइन को बढ़ा देंगे, क्या बोला मैंने, एफ के लाइन को बढ़ा देंगे और आर का परपेंडिकुलर, सुनो आर का परपेंडिकुलर मतलब यहां से इस वेक्टर के टेल से एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसे ड्रॉ कर दिया मैंने, तो ये हो गया आपका आर का परपेंडिकुलर। क्या हो गया बेटा, तो ये हो गया आपका आर का परपेंडिकुलर। अब जरा सोचो, ये एंगल यदि थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये 90 है।
अब जरा बताओ, ये थीटा ये 90, तो ये एंगल कितना, जल्दी से बता दो। ये हो गया सर 90 माइनस थीटा। तो आर का कंपोनेंट इधर में क्या होगा बेटा जी, तो इधर में होगा आर कॉस 90 माइनस थीटा। सर ये नहीं दिख रहा है तो लो मैं मिटा के दोबारा लिख दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे लिखा हूं ना आर परपेंडिकुलर, तो मैं यहां लिख देता हूं आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, डिफरेंट कलर यूज कर लो। तो ये हो गया आर कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये क्या बन गया बेटा, तो ये बन गया आपका आर साइन थीटा। सर ठीक है, अब आप खुद बताओ, क्या मैं टॉर्क अबाउट ओ को आर एफ साइन थीटा लिख सकता? हाँ सर ये लिख सकते, बट इसमें क्या पॉइंट है, ये तो हमने पहले ही पेज में यही तो याद करा था हमने। लेकिन क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, एफ आर साइन थीटा एन कैप। अब आप इसमें ज्यादा मत सोचो, आपको लग रहा होगा सर आर एफ साइन थीटा है, यहां एफ आर साइन थीटा लिख दिया, ऐसा कैसे? अरे मेरे भाई एक बात बताओ, मैं 2:3:4 को क्या 4:3:2 नहीं लिख सकता क्या? डिफरेंट रिजल्ट आ जाएगा क्या? नहीं आएगा ना। आर की अपनी एक वैल्यू होगी, एफ की अपनी एक वैल्यू होगी, साइन थीटा की अपनी एक वैल्यू होगी। अब आपको आर पहले फिर एफ फिर साइन थीटा रखिए, या एफ पहले साइन थीटा फिर आप कैसे भी अरेंज करिए, क्या फर्क पड़ता है मैग्नीट्यूड पे। बट एक यहां से मजेदार बात ये आ गई कि एफ की मैग्नीट्यूड रहने दीजिए और आर साइन थीटा को लिख दीजिए आर परपेंडिकुलर। सर ये भी समझ में आ गया, बट इसमें हमें फायदे क्या होंगे? फायदे बेटा अभी समझ में आएगा आपको, अभी समझ में आएगा, रुक जाओ एक मिनट जल्दी से। सर ये बात समझ में आ गई हमें। अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज कि टॉर्क अबाउट ओ जो थोड़ा देर पहले आपने पढ़ा था आर एफ साइन थीटा एन कैप, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और दूसरा आप ये कह सकते हैं आर एफ परपेंडिकुलर एन कैप मैग्नीट्यूड बताने के लिए, या आप कर सकते हैं एफ आर परपेंडिकुलर एन कैप। सर ये बात हमें समझ में आ गई कि टॉर्क निकालना होगा किसी फोर्स का, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जिसके रिस्पेक्ट में हमें क्या निकालना होगा, टॉर्क। और फिर हम आर क्रॉस एफ डिफाइन करते हैं टॉर्क को, तो हो जाएगा आर एफ साइन थीटा एन कैप। और यदि सर मान लो कि हमें एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट पता हो आर पे, तो लिख देंगे आर एफ परपेंडिकुलर एन कैप। एंड यदि आर का एफ पे परपेंडिकुलर पता हो तो लिख देंगे एफ आर परपेंडिकुलर एन कैप। सर इतनी बातें हमें अच्छे से समझ में आ गई है और याद हो गया है, जल्दी से आप इस पे कोई क्वेश्चन करके बताओ। तो लो बेटा नेक्स्ट पेज में हम क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए क्या है क्वेश्चन बेटा, कह रहा है बॉल इज प्रोजेक्टेड एज शोन इन फिगर। यहां पे कोई एक बॉल है जिसको प्रोजेक्ट किया गया है, और जब ये हवा में होगा तो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। तो हमें टॉर्क निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, फोर्स चाहिए होता है। क्वेश्चन में खुद ही बोल रहा है फाइंड टॉर्क। जैसे ही बोलेगा टॉर्क, आपके दिमाग में दो बातें आनी चाहिए कि एक किस फोर्स का, क्वेश्चन में बोला है ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, चलो ये आपका एक आंसर कर दिया। दूसरा किसी पॉइंट के अबाउट या एक्सिस के अबाउट, तो इसने खुद ही बोला है अबाउट पॉइंट ओ, और ओ पॉइंट कौन सा है, प्रोजेक्शन पॉइंट, ठीक है। फिर आगे क्योंकि प्रोजेक्टाइल है तो वो उसके पाथ के पे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, तो कब किस मोमेंट पे टॉर्क निकालना है, तो उसके लिए उसने बोला है खुद ही व्हेन पार्टिकल इज एट हाईएस्ट पोजीशन P एंड एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल Q। यानी कि दो ऐसे पॉइंट है जहां पे जब ये पार्टिकल जाएंगे तो आपको टॉर्क बताने हैं। तो आइए कर लेते हैं जल्दी से। देखिए ऐसा मान लो बेटा कि ये एक्स एक्सिस है और ये है आपका वाई एक्सिस। जल्दी से ये समझ जाना, अभी मैं आपको टॉर्क ही सिखा रहा हूं, किसी पॉइंट के अबाउट निकालना। तो देखिए बेटा मान लीजिए कि यहां पे, एक मिनट रुक जाओ, मान लो बेटा कि यहां पे जब ये बॉल था, ये पॉइंट ओ है, और जब ये हाईएस्ट पॉइंट यहां पहुंच गया और फिर यहां पहुंच गया, तो ये ओ पॉइंट है और आपको इसी पॉइंट के अबाउट क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। हाँ सर ये बात तो हम समझ गए हैं। अब एक बात बताइए आप, जब वो इस पॉइंट P पे पहुंचा तो इस पे फोर्स mg किधर लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड।
तो आपको ये पॉइंट पता है जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, उसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे ओ के रिस्पेक्ट में। तो ओ से सर हमने पोजीशन वेक्टर भी ड्रॉ कर दिया, बहुत अच्छी बात। अब एक बात बताइए, आपको यदि इसका टॉर्क निकालना होगा तो आप क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? आर एफ साइन थीटा एन कैप। अब जरा सोच के देखो आप, एक तो सबसे पहले आपको ये आर बताना पड़ेगा, और ये आर निकालना इतना आसान नहीं है। जैसे आपको यहां से यहां का डिस्टेंस और ये फिर एच निकालना पड़ेगा, तब सिर्फ आर निकलेगा। फिर आर और एफ के बीच का एंगल निकालना पड़ेगा, तब तो आप करेंगे आर एफ साइन थीटा एन कैप। लेकिन ये लिखने से आप बच सकते हैं यदि आपने थोड़ी सी एनालिसिस पार्ट को अच्छे से देखा होगा कि आर एफ परपेंडिकुलर एफ आर परपेंडिकुलर, तो आपको पता चल जाएगा उसका क्या इंपॉर्टेंट है। तो एक काम करिए, आप फटाक से क्या करिए बेटा कि लाइन ऑफ फोर्स बनाइए। देखिए ध्यान से, ऐसा रुक जाओ बेटा, आप क्या करिए यहां पे लाइन ऑफ फोर्स ऐसे आगे बढ़ा दीजिए। याद है आपको प्रीवियस पेज में मैंने एफ का लाइन बनाया था, तो वैसे ही ये बना दिया। और इस आर का इस पे कंपोनेंट ले लीजिए। सर ये क्या हो गया? आर परपेंडिकुलर हो गया। हाँ सही बोला आपने, ये क्या हो गया? आर परपेंडिकुलर हो गया। अब बड़ा आसान हो गया, इसका पहला वाला क्वेश्चन जो है टॉर्क अबाउट ओ, जब वो पी पे है तो सर हमने थोड़ा देर पहले आप ही ने बताया था कि हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एफ आर परपेंडिकुलर। अच्छी बात है, आपको याद है। तो एन कैप, एफ की वैल्यू कितना है बेटा? एम जी, और आर परपेंडिकुलर मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस। और आप बताइए कि यहां से यहां तक को क्या बोलते हैं? जल्दी से बता दो। सर इसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। तो सर ये कितना होगा? ये हो जाएगा रेंज डिवाइडेड बाई 2। तो हो गया ये आर परपेंडिकुलर क्या लिख देंगे? आर डिवाइडेड बाई 2। और एन कैप फर्स्ट वेक्टर की तरफ राइट हैंड का फिंगर रख दिया, सेकेंड की तरफ कर्ल कर दिया, इनवर्ड डायरेक्शन। तो आप क्या कर दीजिए? इसको क्रॉस कर दीजिए। समझ गए? अब एक बात बताओ बेटा, यहां पे हम क्या कर सकते हैं? तो यहां पे हम बेटा जी ये कर सकते हैं एम जी डिवाइडेड बाई 2। और आर को क्या लिखो? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। आप जल्दी से कमेंट करके बताओ कितना होता है। फॉर्मूला आपको याद था कि नहीं? ईमानदारी से यदि आपको याद होगा तो फॉर्मूला कमेंट में लिखेंगे जरूर। होता है बेटा रेंज का फॉर्मूला ई स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि यू से थ्रो किया और थीटा एंगल पे। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका आंसर। तो कितना शानदार आंसर भी हो गया, क्रॉस भी कर ला आपने। सेकेंड वाला पार्ट बताइए बेटा। सेकेंड वाला पार्ट जब ये कब था? ये जब वो पी पॉइंट पे था तब। सेकेंड वाला पॉइंट जब वो क्यू पे पहुंच गया, फिर से एफबीडी बनाइए, एमजी नीचे। और इस बार आपको बड़ा आसानी से दिख समझ में आ जाएगा कि आर वेक्टर तो ये खुद ही हो गया, तो बीच का एंगल हो गया 90। तो इस बार कोई दिक्कत नहीं है, टॉर्क अबाउट ओ निकालेंगे जब वो क्यू पे है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा एम जी, आर परपेंडिकुलर है तो साइन 90, और डायरेक्शन किधर? फिर से इनवर्ड, आर क्रॉस एफ इनवर्ड। अरे बेटा ये रे आर क्रॉस एफ, तो ये हो गया इनवर्ड डायरेक्शन। कितना हो गया? ये हो गया फिर से आपका एम जी आर। रेंज की वैल्यू आप लिख सकते हैं यहाँ, और ये हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट। सर ठीक है, समझ में आ गया। टॉर्क ऑफ अ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट निकालना होगा हमें, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे हम जिस पे फोर्स लग रहा होगा, और फिर हम लिख देंगे आर क्रॉस एफ, तो हो जाएगा आर एफ साइन थीटा एन कैप। उसको ही आप थोड़ा अच्छे से समझेंगे तो हो जाएगा एफ आर परपेंडिकुलर या आर एफ परपेंडिकुलर। और उसको क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे आपने वो भी बता दिया। और ये सर हमें अच्छे से समझ में आ गया, तो जल्दी से लाइक करो और कमेंट्स में बताओ कि हाँ सर समझ में आ गया। और नेक्स्ट कोई टॉपिक आपका डाउट्स हो तो उसको आप लिख सकते हो, उस पर हम बात कर लेंगे। एक और क्वेश्चन आ गया आपके सामने, आप ये देखिए क्या करेंगे इसमें, थोड़ा सा समझिए इसको ध्यान से, रुकिए। क्वेश्चन आप देख लिए, टॉर्क बताना है और यहाँ पे एक बॉब बंधा हुआ है, ऐसा है, ये ऐसा है क्वेश्चन, ऐसा ये बॉब ए बंधा हुआ है स्ट्रिंग से और ये ऐसे ऐसे घूमेगा। तो इस पे कौन कौन फोर्स लगेगा? इस बॉब पे टेंशन और एमजी लगेगा, तो फोर्स तो लगेगा। अब जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है, यदि वो बता दिया जाए आपको तो आप टॉर्क निकाल सकते हैं। जल्दी आइए कर लेते हैं इसको भी, सुनिएगा जरा ध्यान से, थोड़ा सा ये समझने वाला है ना। मैं काम करता हूं, यहां से पे नया एक फिगर बना लेता हूं। देखिए ऐसा मान लीजिए ये वो एक्सिस है
और ये वो पॉइंट है ए, है ना, और ये बॉब इस वक्त यहाँ पे है, यहाँ से एंगल बना रहा है थीटा, तो इसका एफबीडी बनाएंगे तो नीचे लग जाएगा एमजी, है ना। टेंशन लेगा इधर, इस टेंशन की हमें टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि इस टेंशन की कोई यहाँ जरूरत नहीं है, हमें तो एमजी का टॉर्क निकालना है। क्वेश्चन में बोला है टॉर्क ऑफ एमजी ऑन बॉब अबाउट पॉइंट ए अबाउट पॉइंट बी। तो सोचो जरा, ए पॉइंट से क्या करते हैं बेटा जी, तो ए पॉइंट से सर हम पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, लो कर दिया, और ये क्या होता है सर, ये फोर्स होता है। अब क्या करना पड़ेगा, बहुत आसान है, आप सोचिए कि इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे तो ये एंगल यदि यहाँ थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो हमें यहाँ फोर्स और पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच का एंगल ही पता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। टॉर्क अबाउट ए लिखना होगा तो लिख देंगे हम कितना, एफ आर आर एफ साइन थीटा और एन कैप। तो आर की वैल्यू कितना बेटा, एल है, तो एल, एफ की वैल्यू कितना है, एम जी साइन थीटा, और डायरेक्शन का क्या करेंगे आप ये बता दीजिए जरा मुझे ध्यान से। डायरेक्शन का क्या करने वाले हैं आप, देखो बेटा डायरेक्शन किधर होगा, सुनना जरा ध्यान से। इस क्वेश्चन को मैंने लिया ही है डायरेक्शन समझाने के लिए थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए ऐसा, आर आर ऐसे, आर ये आर हो गया, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, यानी इस इंस्टेंट पे ये आउटवर्ड दी प्लेन दिख रहा है, लेकिन चूंकि ये बॉब ऐसे ऐसे घूम रहा है तो सोच के देखिए, ये आर क्रॉस एफ में ऐसे करो तो ये रोटेट होगा, देखो मेरा थंब भी घूम रहा है, यानी कि टॉर्क अबाउट ए जो है ना, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट डायरेक्शन लगातार बदलता रहेगा। ऐसे आर एम जी इधर, आर क्रॉस एम जी, अब ये देखो ये घूमेगा तो थंब भी तो घूम रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आप कहेंगे कि टॉर्क अबाउट ए का जो मॉड है यह तो कांस्टेंट है ना, बट डायरेक्शन इज वेरिंग। आपसे ये कोई पूछ दे बेटा जी कि सर क्या टॉर्क अबाउट ए जो है वह कांस्टेंट है, आप बोलेंगे नहीं, बोलेगा मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बोलेंगे हाँ। क्यों कांस्टेंट नहीं है, तो बोलिए कि डायरेक्शन बदल रहा है इस केस में। सर समझ में आ गया। बी के अबाउट बता दीजिए टॉक जल्दी से। तो देखिए बेटा बी के अबाउट कैसे, बी के अबाउट भी आप बता सकते हैं। अब तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं। ये वो पॉइंट बी है, बी से ऐसे पोजीशन वेक्टर आपने ड्रॉ कर दिया आर वेक्टर, ये आपका एल हो गया और ये आपका क्या हो गया, एम जी हो गया। तो टॉर्क अबाउट बी क्या हो गया बेटा जी, टॉर्क अबाउट बी हो गया एम जी, और ये आर है ना, आर राइट, क्योंकि ये दोनों के बीच का एंगल क्या है 90, तो यहां लिख देंगे हम साइन 90, और फिर से डायरेक्शन कर देंगे एन कैप, कुछ नहीं पता तो एन कैप ऐसा, बट निकाल सकते हैं ऐसे इस इंस्टेंट पे आउटवर्ड दी प्लेन। बट फिर वही बात, ये वेरी करेगा, वैल्यू कितना लिख देंगे बेटा, एम जी और आर, ये आर कितना है, ये एल है बेटा और ये थीटा है, तो ये एल कॉस थीटा और ये एल साइन थीटा, तो लिख दीजिए एल साइन थीटा एन कैप। यहाँ एक और मजेदार बात निकल के आ गई कि टॉर्क अबाउट ए टॉर्क अबाउट बी का मॉड क्या है, सेम है, एंड बोथ आर वेरिंग इन डायरेक्शन। तो आप कह सकते हैं यहाँ टॉर्क अबाउट ए मॉड टॉर्क अबाउट बी मॉड इक्वल, एंड डायरेक्शन में क्या हो रहा हो, वेरी करेगा, और मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका तो सेम होगा। समझ में आ गई बात है। हाँ सर ये बात समझ में आ गई, टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट हम निकाल सकते हैं, कभी भी कैसा भी क्वेश्चन हो तो हम निकाल सकते हैं। जल्दी से सर आप एक्सिस के अबाउट बता दो, उसका फिर जरूरत है, फिर हम आगे क्वेश्चन करके आपको दिखाएंगे। अच्छी बात है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लीजिए जरा, कि यदि फोर्स दिया रहे कंपोनेंट फॉर्म में तो फिर कैसे टॉर्क निकालेंगे। कैसे दिया रहेगा बेटा, फोर्स यदि कंपोनेंट फॉर्म में दिया रहेगा तब टॉर्क कैसे निकालेंगे। तो देख लो ध्यान से, यहाँ पे आपको फोर्स दिया है और पोजीशन वेक्टर दिया है, तो आपको टॉर्क निकालना है। इधर देखिए, आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा वेक्टर क्लास में, जब आप वेक्टर का टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो वहां पे ये सीखा होगा। हम दोबारा इसको करा दे रहे हैं, आर क्रॉस एफ, ठीक है बेटा जी। क्या करते हैं हम, ऐसा ये डिटर्मिनेंट ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ क्या लिख देते हैं आई कैप, और क्या लिख देते हैं जे कैप, और क्या लिख देते हैं के कैप। आर वेक्टर के ये पोजीशन वेक्टर है ना, ये पोजीशन वेक्टर, ये आई कैप के साथ क्या है कोफिशिएंट 7 4 -2, तो यहां लिख दीजिए, क्या लिखिएगा 7 4 -2। अच्छा एफ के साथ क्या है बेटा 4 -3 और 5,
क्या है बेटा 4 -3 एंड 5। फिर क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। पहले आई कैप को हाइड कर लेते हैं, कर लीजिए। तो ये आई कैप का कॉलम और आई कैप का रो दोनों हाइड हो गया। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दीजिए, 4 × 5 कितना 20 -2 × -3 +6 तो 6, फिर माइनस जे कैप, तो ये जे कैप वाले कॉलम को जे कैप वाले रो को कर दिया हाइड। तो इधर क्या 35, 7 × 5 क्या 35 माइनस, यहां बताइए 4 × -2 कितना -8, और ये माइनस ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा +8, ठीक, प्लस ऑफ के कैप। तो ये खत्म हो जाएगा, ऐसा ये हो जाएगा। तो यहां क्या बचेगा बेटा -21, क्या होगा -21, और फिर ये क्या हो जाएगा -16, ऐसा। अब यहां तक तो मैंने लिख दिया। अब ये आप चाहें तो दोबारा लिख सकते हैं, इसको क्या कर दो 20 - 6 14 आई कैप, है ना। फिर यहां बता दीजिए माइनस, इन दोनों को ऐड करिए कितना हो जाएगा 43 जे कैप, और उधर कितना हो जाएगा -617 एंड 213, 617 213 के कैप। ये मैंने आपको बता दिया। अब आपसे मैं चाहता हूं कि इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल करके बताएं। मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे सर, स्क्वायर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। सर ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, हम क्यों करें? मैं चाहता हूं आप करें ताकि मैं चेक कर पाऊं कि आप कितना इसको फोकस होकर देख रहे थे, और आप कमेंट में इसका आंसर मुझे बता सकते हैं। कैलकुलेटर यूज कर लेना अभी, वैसे एग्जाम में यूज नहीं किया जाता। एग्जाम में ऐसे चीजों का मैग्नीट्यूड निकालना आपको कभी नहीं बोलेगा, बट जस्ट फॉर चेक कि आपका फोकस कितना था इस क्वेश्चन को कर रहा था। तो सर ठीक है, बहुत अच्छी बात, यहां तक हमने समझ गया, बड़ा अच्छे से समझ में आ गया, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट चीज। अब एक और पार्ट जो मैंने उसमें बताया था थोड़ा देर पहले कि टॉर्क किसी फोर्स का बताना है आपको, तो अबाउट अ पॉइंट और अबाउट अ एक्सिस बताया जाता है। इसलिए क्या लिखा हूं बेटा जी यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हूं टॉर्क ऑफ अ फोर्स अबाउट एन एक्सिस। क्या लिखा हुआ है बेटा, टॉर्क ऑफ अ फोर्स अबाउट एन एक्सिस। ध्यान से सुनना क्या मैं पढ़ने वाला हूं, क्योंकि सर हमने पॉइंट के अबाउट निकालना सीखा है और अब निकालना है किसी एक्सिस के अबाउट। सर एक्सिस पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होता है। सर हमने पॉइंट के अबाउट निकालना सीख लिया है, बट एक्सिस के अबाउट जब निकालने जा रहे हैं तो एक्सिस पे तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। अब क्या करें, सुनो ध्यान से सुनो क्या लिखा हुआ है यहां। इट इज डिफाइंड एज द कंपोनेंट, कंपोनेंट किसका, टॉर्क का, किसके अबाउट, अबाउट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस। सर ये बात समझ में आ गई कि एक्सिस के किसी भी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल लीजिए, और पॉइंट के अबाउट किसी फोर्स का टॉर्क निकालना आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैसे निकालते हैं। तो आपने क्या किया, एक्सिस का कोई भी पॉइंट ले लीजिए और टॉर्क निकाल लीजिए, ठीक है सर। और डिफाइन एज कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस, ठीक है। और कंपोनेंट किधर लेना है, तो अलोंग द एक्सिस। किधर लेना है बेटा, अलोंग द एक्सिस। सर ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये हम कैसे मान लें कि किसी भी पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकालेंगे, वो तो अलग अलग वैल्यू आएगा, क्योंकि पॉइंट बदल जाएगा तो पोजीशन वेक्टर बदल जाएगा। बट उसका सबका क्या कंपोनेंट एक्सिस के अलोंग सेम ही होगा। और यदि सेम नहीं होता, यदि सेम नहीं होता तो ये आंसर हम कैसे कर देते, क्यों नहीं तो एक ही क्वेश्चन का आंसर सभी लोग अलग अलग करते। नहीं ऐसा नहीं है बेटा, अभी मैं आपके सामने इस बात को प्रूव भी करता हूं। आप देखिए मेरे साथ, मान लीजिए कि इस एक्सिस पे एक ये कोई पॉइंट O है और ये पॉइंट P है जिस पे फोर्स लग रहा है। सबसे पहले क्या करिए, आप यहां से पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए और इसका लिख दीजिए नाम R वेक्टर। तो आप बताइए टॉर्क ऑफ दिस फोर्स, अब ये तो R वेक्टर बड़ा ही टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, धनुष बाण जैसा बन गया ना बेटा, ये धनुष बाण बन गया है। हाँ तो लो ये मैंने ऐसा, एक बच्चा है झुमरी तलैया से श्याम बिहारी प्रसाद, उनको ये धनुष बाण दिखाई दे रहा था, तो ये झुमरी तिलैया वाले श्याम बिहारी जी के लिए मैंने दोबारा ड्रॉ कर दिया स्ट्रेट लाइन R वेक्टर। सर ठीक है, बहुत बढ़िया किया आपने। तो टॉर्क अबाउट O बता दो सर, तो टॉर्क अबाउट O हो जाएगा R क्रॉस F। बहुत अच्छी बात, ये तो आप भी जानते थे, लेकिन पॉइंट तो ये था ना कि किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल के कंपोनेंट लेंगे तो सेम आएगा। देखते हैं वो आता है क्या। तो देखो फिर यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने O डैश,
और ओ डैश से भी मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये आपकी मर्जी से, और ये लिख दिया मैंने आर डैश। हो सकता है आपको ये एक ही लाइन में दिख रहा हो आर डैश और एफ, बट ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था, तो मैं अपने इरादे को सही करने के लिए मैं दोबारा इसको मिटा के लिख दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो लो मैंने मान लिया कि एफ वेक्टर इस डायरेक्शन में, ठीक, हाँ सर मान लो, ठीक है। अब चलो टॉर्क अबाउट ओ डैश बता दो। टॉर्क अबाउट ओ डैश हो जाएगा सर आर डैश क्रॉस एफ। सर एक्सिस के अबाउट कैसे, इसका ही कंपोनेंट लेना पड़ेगा और इसका ही कंपोनेंट लेना पड़ेगा। इसका मतलब आपने एक्सिस के किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाला तो हो सकता है अलग अलग आए, आर क्रॉस एफ और आर डैश क्रॉस एफ इक्वल तो है नहीं, लेकिन उसका कंपोनेंट सेम होना चाहिए। यदि कंपोनेंट सेम हो जाएगा तभी हम बोलेंगे कि टॉर्क निकालने के लिए एक्सिस के अबाउट, एक्सिस के किसी भी पॉइंट के अबाउट हम निकाल लेंगे और फिर उसका कंपोनेंट ले लेंगे, वो सही आ जाएगा। तो इधर मैंने साइड में सोचा है कि इसको मैं आपके सामने प्रूफ भी करूं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अबाउट ओ अलोंग द एक्सिस इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अबाउट ओ का मतलब क्या है बेटा, ओ है सर आर क्रॉस एफ अलोंग द एक्सिस, राइट। चलिए समझ में आ गया सर। नेक्स्ट आगे कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां से आर वेक्टर को यहां पे एक एरो अपनी मर्जी से दे दीजिए। तब सोचो यहां से आगे बढ़िए तो क्या हो जाएगा, ओ ओ डैश वेक्टर और इसके हेड पे इसका टेल, तो प्लस क्या बेटा आर डैश वेक्टर, और ये क्या बन जाएगा बेटा आर वेक्टर। ओके सर, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है सर, तो लिख दीजिए यहाँ पे आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर को लिख सकते हैं आप ओ ओ डैश वेक्टर प्लस आर डैश वेक्टर क्रॉस एफ अलोंग द एक्सिस। कोई बात नहीं सर, पहला स्टेटमेंट दूसरा और तीसरा एक ही बात है, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाइए। तो ये इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ओ ओ डैश वेक्टर क्रॉस एफ प्लस आर डैश क्रॉस एफ अलोंग द एक्सिस, ऐसा। अब एक बात बताना आप सोच के कि ओ डैश क्रॉस एफ जो होगा, देखिए ओ डैश वेक्टर ये हुआ, अरे एफ ये हुआ, तो ओ डैश क्रॉस एफ जो होगा वो ओ डैश के तो परपेंडिकुलर ही होगा ना। अरे नहीं समझा क्या, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ना वो दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है। तो ओ डैश क्रॉस एफ का कंपोनेंट जो होगा या ओ डैश क्रॉस एफ जो होगा वो ओ डैश पे तो परपेंडिकुलर ही होगा। हाँ सर, ओ डैश क्रॉस एफ ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है बेटा जी, ये वाला जो टर्म है यह परपेंडिकुलर होगा ओ डैश पे, और यदि ये परपेंडिकुलर ओ डैश पे है इसका मतलब ये परपेंडिकुलर होगा एक्सिस पे। सर ये कैसे, अरे मेरे भाई ओ डैश एक्सिस एक ही तो लाइन में है। अब बताइए कोई वेक्टर एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो उसका कंपोनेंट एक्सिस के अलोंग क्या होगा, सर जीरो होगा। हाँ मैं भी तो वही बोल रहा हूं, इसका मतलब हुआ कि ये वाला कंपोनेंट ऑफ दिस अलोंग द एक्सिस जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये लास्ट वाले लाइन को हम डायरेक्टली यहां लिख सकते हैं। अब एक मिनट रुक जाओ, कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं यहां लिख दे रहा हूं। इसका मतलब मैं लास्ट वाले लाइन को ऐसा लिख सकता हूं, कंपोनेंट ऑफ आर डैश क्रॉस एफ अलोंग द एक्सिस। अब सुनिए ध्यान से, मैंने क्या लेके चला था, कंपोनेंट ऑफ टाउ ओ अलोंग द एक्सिस, यानी कि कंपोनेंट ऑफ आर क्रॉस एफ अलोंग द एक्सिस, टाउ ओ का मतलब आर क्रॉस एफ, और क्या लाके प्रूफ कर दिया, कंपोनेंट ऑफ आर डैश क्रॉस एफ अलोंग द एक्सिस। और आर डैश क्रॉस एफ क्या है, तो टाउ ओ डैश, टाउ ओ डैश, टाउ ओ डैश। इससे ये बात प्रूफ हो गई कि चाहे आप एक्सिस के ओ के अबाउट टॉर्क निकाले, ओ डैश के अबाउट टॉर्क निकाले, ये दोनों अपने आप में अलग होंगे लेकिन दोनों का कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस सेम होगा। सर समझ में आ गया, ये बातें सच में प्रूफ हो गई कि हम एक्सिस के किसी भी दो पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल के देखेंगे, वो जरूरी नहीं है कि सेम होगा बट उसका कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस 100% सेम होगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई है। इस डेरिवेशन की आपके लिए कोई जरूरत हो या ना हो, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी था जानना आपको कि हाँ आप करके खुद से देख लिए।
तो सर ये हमें बात समझ में आ गई। कोई क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, यदि होगा यहाँ पे तो हम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है, आइए कर लीजिए इसको। इस क्वेश्चन को आप बता दें तो फिर मैं मान लूंगा कि आप समझ गए हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है फोर्स है एक, ये फोर्स है। फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है बेटा, फोर्स दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, मैं डिफरेंट कलर यूज करूं क्या यहाँ, हाँ ऐसा। फोर्स ये है अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट दैट इज pivoted about fixed axis aligned along the z coordinate axis. Force is this, force is applied at point this। तो r वेक्टर की वैल्यू दिया हुआ है बेटा आपको 4i कैप, यदि मुझे सही दिख रहा है तो हाँ, प्लस 5j कैप। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट टॉर्क अबाउट द z एक्सिस एंड डायल। अब सुनिए जरा ध्यान से, ये जो पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया गया है बेटा, ये तो ओरिजिन से ही ड्रॉ किया गया है ना। और यदि आप जेड एक्सिस की बात करते हैं बेटा, मान लीजिए ये जेड एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है और वाई किधर भी है, डजंट मैटर। तो ये ओरिजिन जो होगा ये जेड एक्सिस पे तो होगा ही होगा, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है, जिसका एक पॉइंट क्या है, ओरिजिन है। इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना है जिसका एक पॉइंट क्या है, ओरिजिन है। तो आपने अभी यही सीखा था कि एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालने के लिए उस एक्सिस के किसी भी पॉइंट के अबाउट ऑफ टॉर्क निकाल लीजिए और फिर उसका कंपोनेंट ले लीजिएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले टॉर्क अबाउट ओ निकाल लेते हैं, मतलब ओरिजिन। सर ये हो जाएगा आर क्रॉस एफ, सही बोल रहे हो आप। सर हमें डिटर्मिनेंट से करना होगा, बिल्कुल सही, आप और गलत। आई कैप जे कैप के कैप, आर की वैल्यू ये है, तो इसका कोफिशिएंट आई कैप के पहले कितना 4, जे कैप के पहले कितना 5 और के कैप के पहले 0। अच्छा एफ का ये है 2 और यहाँ कितना 3 और यहाँ कितना 0। बहुत बढ़िया बात, यहाँ आ जाइए बेटा आई कैप, ऐसा हाइड कर दीजिए आई कैप वाले कॉलम को और रो को। तो ये क्या 5 0 3 0, तो ये तो 0 माइनस 0 हो गया बेटा, माइनस जे कैप, इसको भी हाइड कर दीजिए। तो 4 0 2 0, ये भी 0 माइनस 0 हो गया। बहुत सही डेटा दिया हुआ है बेटा, प्लस के कैप, ऐसा ये खत्म ये खत्म, तो ये 4 3 जा 12 माइनस 5 2 जा 10, यानी 2k कैप। इसका मतलब हुआ कि आपने जेड एक्सिस का एक पॉइंट जो ओरिजिन होता है उसके अबाउट आपने टॉर्क फाइंड किया और वो आ गया 2k कैप। लेकिन आपको बताना है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट टॉर्क अबाउट जेड एक्सिस। अरे बेटा अभी थोड़ा देर पहले आपको यही तो बताया था कि कंपोनेंट ले लेंगे उस एक्सिस के अबाउट जिसके अबाउट हमें निकालना है टॉर्क। तो जब ऑलरेडी 2k कैफ है ही तो ऑलरेडी पूरा का पूरा जेड एक्सिस में ही है, इसका मतलब इसका आंसर ही हो गया 2k कैफ। और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेगा तो 2, और बी में कह रहा है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हो गया k कैफ। तो ये बात समझ में आ गई। अब जल्दी से आप बताओ कि आज के बाद से क्या आप टॉर्क किसी फोर्स का निकालना होगा आपको किसी पॉइंट के अबाउट या किसी एक्सिस के अबाउट, तो क्या आप समझ गए हैं? समझ गए हैं तो आपका मुझे आंसर आना चाहिए कि हाँ सर, और ये कमेंट्स में आप बता सकते हैं। और नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आपको डाउट्स है और मैं क्या लेकर आने वाला हूँ आपको जरूर नोटिफिकेशन मिल जाएगा ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे। ठीक है बेटा, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़िए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और बहुत सारी बेस्ट विशेष आपको आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक बेटा।